और इस वक्त हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की थी। जिस तरह से कोविड के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उस मीटिंग के बाद अब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। ये सीधा चलते हैं। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले से की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपीई किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव
ज्यादा न हो, और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पे विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या? मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं। होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है, लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लोग डर जाते थे, तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है, और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं रहा, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं, और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है, और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, तब हमारे ध्यान आता है। जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। और आपको याद होगा, शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहां कंपटीशन होने लगी। वो राज्य तो निकम्मा है, वहां बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आप कोई
आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं, संख्या ज्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य बुरा है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए। भले पॉजिटिव केस ज्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70%, 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है। तो देश एक बार फिर से कोरोना वायरस संकट के उसी दौर में जाता हुआ दिख रहा है जहां पिछले साल था, यानी शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। लिहाजा प्रवासी मजदूरों के अपने घरों को वापस जाने की तस्वीरें फिर से सामने आने लगी। भर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकारों के एहतियाती उपायों के कारण लॉकडाउन की आशंका पैदा हो गई है। लिहाजा फिर से लॉकडाउन के डर ने प्रवासी कामगारों को दिल्ली से अपने घरों को लौटने पर विवश कर दिया है। कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो पलायन की तस्वीरें भी एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। ये आप ISBT बस अड्डे की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से एक परिवार अपना सामान लेकर जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं? अभी तो हम दिल्ली जाएंगे, इधर सोनीपत जाएंगे सर। और वहां से फिर कहां जाएंगे? वहाँ से फिर दिल्ली, वहाँ घर जाएंगे, नेपाल जाएंगे। वजह क्या है? काम धंधा रोजगार छिन गया है, क्या वजह? अभी मेरा ना, मैं वहाँ पे पार्किंग ड्राइवरी करता था दिल्ली में और बम्बई में। वहाँ पे अभी वो बंद हो गया, अभी पैसे भी नहीं लिया उधर से। मैं अभी खाली अपना घर में जो थोड़ा बहुत पैसे था उसका टिकट बना गया है। खाने का पीने का कुछ नहीं है था, जैसे निकल गया बम्बई से। एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। वजह है कोरोना जैसे ही बढ़ा तो व्यापार धंधे जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनकी नौकरी अब नहीं रही। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे से भी घर लौटने वालों की भारी भीड़ दिखी, क्योंकि गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लिहाजा लोग सामान बांधकर घर लौटने लगे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? गांव से आया था काम करने के लिए कंपनी में, कोई काम मिल नहीं रहा है और लॉकडाउन की समस्या भी बढ़ रही है। अभी हालांकि लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं हुई है। घोषणा तो सुना है, अभी क्लियर नहीं है, पर दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो आप क्यों जा रहे हैं अपने घर? फिलहाल काम नहीं मिला इसलिए जा रहे हैं या लॉकडाउन का डर सता रहा है? लॉकडाउन का भी डर ज्यादा है, लॉकडाउन का डर ज्यादा है। अच्छा, पिछले साल भी आप काम करते होंगे, तो क्या हुआ था पिछले साल? लॉकडाउन लगा था 21 मार्च को। फिर आप घर कैसे गए थे? पैदल गए थे या कैसे गए? पैदल गया था। तो आपको वही डर है कि कहीं वैसा ना हो जाए? हाँ जी। देखिए, ये शख्स हैं जो बता रहे हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो इन्हें पैदल घर जाना पड़ा। इनके साथी भी हैं यहाँ पर, वो भी इसी तरह से उसी डर में हैं और इसलिए साथ जा रहे हैं। मुंबई में भी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की आशंका से सहमे हुए हैं। इन मजदूरों का अपने अपने घरों को लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि कामगारों को ये डर सता रहा है कि पिछले साल की तरह एक बार फिर देश में लॉकडाउन न लग जाए। ऐसे में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर घर वापसी के लिए प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लॉकडाउन ना हो जाए और दोबारा से खाने पीने की किल्लत ना हो जाए, ये सोचकर पहले ही जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं जूते का काम करता हूँ, जूता बनाता हूँ। 20 दिन से काम वाम नहीं, खाने पीने का सब दिक्कत है, परेशानी है, पैसा भी नहीं है, कैसा करके यही जा रहे हैं गाँव। ये सब आपका सामान है और कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग हमारे साथ में 7, 8, 10 जन है। और ये मुझे बताइए, अंदर अगर आपके कोई जन गए हैं तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, अंदर किसी प्रकार का कोरोना का टेस्ट हो रहा है क्या? नहीं, मेरे को नहीं जानकारी इसके बारे में। अच्छा, साथ में ये बताइए, कुछ प्लान्स हैं कि हमको वापस लौटेंगे, क्या है? अब जब माहौल सही हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो गया तो मजदूर आदमी क्या करेंगे, आएंगे फिर मजदूरी करेंगे। यही है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, काम होने। पिछले वर्ष गए थे आप? हाँ, पिछले बार लॉकडाउन में इधर ही था, ट्रक से गया था। हाँ, ट्रक में बैठ के गया था। ट्रक में बैठ के गए थे, इसलिए आप चाहते हैं कि आज समय रहते आप पहले ही चले? पहले चले जाएं। अब क्या करेंगे, इधर भूखा मरने से तो बेहतर है चले जाएं, वही क्या करेंगे।
यानी साल भर पहले की स्थिति की कल्पना भर से ही प्रवासी मजदूर सिहर उठते हैं। लिहाजा मुंबई और पुणे से लोग लौटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं सरकार कब क्या फरमान सुना दे। काम बंद हो गया तो जाना ही क्या पड़ेगा। काम करते हैं दादा? पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं दादा। वक्त नहीं लेंगे आपका, आप चलते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हम समझ सकते हैं। ये बताइए कब से घर पे बैठे हैं? 20 दिन हो गया मैडम। 20 दिन हो गए आप घर पे बैठे हैं। अब कोई मन है वापस आने का, या पिछले साल का क्या हुआ था कुछ बताएंगे? अरे पिछले साल जैसा हुआ तो कैसे आएगा मैडम, इधर खाने पीने का इतनी लाले हो गया कि कुछ हो नहीं पा रहा। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, संभाल के जाइएगा। यहाँ पे अनगिनत ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही बात दोहरा रहे हैं, खाने पीने की उन्हें फिर से किल्लत ना पड़े, फिर से वो दिन ना देखना पड़े, फिर से वो मंजर उनके सामने ना आए जो ट्रक में भर भर के जा रहे हैं। हमने पिछले साल भी रिपोर्टिंग करके ये समझाया था कि किस तरीके से मजबूर हो चुके हैं देश के मजदूर, जहां पे 4,000 5,000 रुपए उनसे वसूला जाता था। ट्रक में न जाने कितने लोग लाद कर ले जाए जाते थे। इसलिए आज पहले ही ये अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सहमति के लिए यहाँ से पहले ही निकल रहे हैं।